नमस्ते। कभी सोचा है कि बुद्ध जैसी जो पुरानी शिक्षाएं हैं वो हजारों सालों में आखिर बदल कैसे जाती हैं? आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और सुराग हमें मिलेंगे सीधे सोर्स मटेरियल से। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। सोचिए, एक टीचर, एक टीचिंग, लेकिन आज हम देखते हैं कि उसके इतने अलग अलग रूप हैं। क्यों? तो फिर असली शुरुआत वो कहाँ से हुई थी? अब देखिए, जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो कई लोगों के दिमाग में सबसे पहले तिब्बत के ये रंगीन और मतलब बहुत जटिल मंडल आते हैं, है ना? ये कला और ध्यान का एक बहुत ही गहरा संगम है। और फिर ये भी बौद्ध धर्म है, ज़ेन के एकदम सादे शांत रॉक गार्डन। पहली तस्वीर से कितना अलग है, सोचिए। यहाँ फोकस बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि अंदर की शांति पर है। और ये भी देखिए, श्रीलंका के ये विशाल स्तूप, ये श्रद्धा और कम्युनिटी के प्रतीक हैं। तो मतलब तीन एकदम अलग अलग तस्वीरें, लेकिन दावा सबका यही है कि इनकी जड़ें एक ही टीचिंग में हैं। तो सवाल यह है कि ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अब इस 2500 साल पुरानी पहेली में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई अकादमिक सवाल नहीं है, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर कोई भी आइडिया या विश्वास समय के साथ कैसे सफ़र करता है और कैसे बदल जाता है। देखिए, किसी भी धर्म को समझने में ना एक बहुत ही आम गलती होती है। वो ये है कि हम उसका कोई एक असली या सच्चा रूप खोजने लगते हैं। ये सोचना कि बौद्ध धर्म का कोई एक ओरिजिनल वर्जन होगा जिसे बाद में लोगों ने बदल दिया। पर क्या ये तरीका सही है? यहाँ पे ये जो विचार है ना, ये हमें एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है। मतलब बौद्ध धर्म क्या है, ये पूछने से बेहतर सवाल है कि ये काम कैसे करता है और समय के साथ इसमें बदलाव कैसे आए। इस पहेली को सुलझाने की चाबी ना शायद बुद्ध की अपनी एक टीचिंग में ही छुपी है। उन्होंने दो शब्दों में फर्क बताया, धर्म और शासन। धर्म को आप समझिए जैसे मैथ्स के नियम होते हैं, हमेशा सच, और शासन उस स्कूल की तरह है जहां मैथ्स पढ़ाया जाता है। अब स्कूल तो बदल सकता है ना? बिल्डिंग, टीचर, तरीके, सब समय और संस्कृति के साथ बदलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे जरूरी बात यह है कि बौद्ध धर्म का बदलना कोई खराबी या गिरावट नहीं है, बल्कि ये तो उसके अपने ही एक कोर सिद्धांत का नतीजा है कि दुनिया में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलता है। तो जाहिर है ये संस्था भी बदलेगी ही। तो अगर बदलाव नेचुरल है तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। सोर्स मटेरियल हमें इसके 4 मेन तरीके बताता है, 4 मैकेनिज्म जिनकी वजह से ये टीचिंग्स इवॉल्व हुई। ये 4 मैकेनिज्म हैं: वाद विवाद, उपाय कौशल, रूपक और शाब्दिक कट्टरता। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है और काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है वाद विवाद या डिबेट। देखिए, बुद्ध की टीचिंग्स कहीं खालीपन में पैदा नहीं हुई, वो उस समय के भारत में चल रही जबरदस्त फिलोसॉफिकल बहसों का हिस्सा थीं। उन्होंने दूसरे आइडियाज को जवाब दिया, उन्हें चैलेंज किया, और इसी लेन देन में उनकी अपनी टीचिंग्स को एक आकार मिला। दूसरा तरीका है उपाय कौशल। ये एक कमाल की चीज थी। इसका मतलब है कि बुद्ध अपनी बात को सुनने वाले के हिसाब से ढाल लेते थे। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, वो किसी की मान्यताओं पर सीधा हमला नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों से वहीं मिलते थे जहां वो थे और फिर धीरे धीरे उन्हें सच्चाई की तरफ ले जाते थे। तीसरा है रूपक, यानी कहानियों का इस्तेमाल। बुद्ध अक्सर मुश्किल बातें समझाने के लिए सिंपल कहानियां सुनाते थे। लेकिन यहीं पे चौथा मैकेनिज्म भी आता है, शाब्दिक कट्टरता। ये तब होता है जब लोग कहानी के पीछे का मैसेज भूल जाते हैं और सिर्फ उसके शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं। और यही चीज, जैसा हम अभी देखेंगे, मतलब का अनर्थ कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना एक परफेक्ट केस स्टडी है। एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक सीधी साधी शिक्षा को शब्दों में उलझकर बिल्कुल गलत समझ लिया गया। ये हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सुराग है। तो हुआ ये कि अरिथ नाम का एक भिक्षु था और वो बुद्ध की टीचिंग्स की एक बहुत ही अजीब व्याख्या कर रहा था। उसका कहना था कि जिन चीजों को बुद्ध ने रुकावट बताया ना, वो असल में कोई रुकावट है ही नहीं, मतलब एक बहुत बड़ी गलतफहमी। तो अरिथ की इस गलतफहमी को दूर करने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार कहानी सुनाई। आज हम इसे बेड़े का दृष्टांत या द सिमिली ऑफ द राफ्ट के नाम से जानते हैं। कहानी बहुत सीधी है। एक आदमी है जिसे नदी पार करनी है। वो एक बेड़ा मतलब एक राफ्ट बनाता है और उसकी मदद से नदी पार कर लेता है। अब जब वो दूसरी तरफ पहुंच गया तो समझदारी इसी में है कि वो बेड़े को वहीं छोड़ दे, है ना? उसे अपने सिर पर उठाकर तो नहीं घूमेगा, क्योंकि बेड़े का काम तो अब खत्म हो गया। और बस
यहीं पर हमारी जांच का सबसे बड़ा खुलासा होता है। बुद्ध का मतलब एकदम साफ था। उनकी शिक्षाएं, उनका धर्म उस बेड़े की तरह हैं। वो मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है, कोई बोझ नहीं जिसे हमेशा ढोना है। लेकिन हुआ क्या? शाब्दिक कट्टरता ने इस सीधे से मैसेज को पकड़कर घुमा दिया। लोगों ने शिक्षाओं को छोड़ने का मतलब निकाल लिया, सारे विचारों को ही छोड़ देना। और इस एक छोटी सी गलतफहमी ने एक प्रैक्टिकल सलाह को एक कंफ्यूजिंग पहेली बना दिया। तो घूम फिरकर हम वापस अपनी 2500 साल पुरानी पहेली पर आते हैं। इसका हल क्या निकला? यही कि शिक्षाएं बदलती हैं और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आखिर में हमें बौद्ध धर्म को किसी एक रुकी हुई चीज की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो घटनाओं की एक चलती फिरती चेन है, एक बहती नदी की तरह जो हमेशा हमेशा विकसित हो रही है। इसलिए असली मकसद किसी एक सच्चे बौद्ध धर्म को खोजना है ही नहीं, बल्कि असली समझ इस बात को सराहने में है कि ये इंटरप्रिटेशन की यानी व्याख्या करने की एक लगातार चलने वाली डायनामिक और बहुत ही मानवीय प्रक्रिया है। और ये बात हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कोई परंपरा हमेशा बदल ही रही है तो फिर उसे प्रामाणिक क्या चीज बनाती है? उसकी ऑथेंटिसिटी किस बात में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।